So, students, here is the ball poem composed by the John Berryman, and we are going to read it word by word and sentence by sentence, and we will find out the what message the poet wants to convey to his readers through this poem. So, first of all, I am reading the sentences which are written in the blue box. सबसे पहले मैं जो ब्लू बॉक्स में सेंटेंस लिखे हैं वो पढ़ देता हूँ. इन द ब्लू बॉक्स I think there is a whole summary of the poem written here. So let's read. A boy, ये blue box यहाँ से मैं पढ़ता हूँ. A boy loses a ball. He is very upset. A ball does not cost much, nor is it difficult to buy another ball. Why then is the boy so upset? Read the poem to see what the poet thinks has been lost and what the boy has to learn from the experience of losing something. इस पोएम में मैंने आपको समरी इसकी बता दी है. I narrated the whole summary and sent the audio clip to you. यहाँ बताया गया है कि एक लड़का अपनी बॉल खो देता है और वो बहुत अपसेट है. बॉल बहुत महंगी नहीं है. दिस बॉल डजेंट कॉस्ट मच नॉर इज इट डिफ़िकल्ट टू बाई अनदर बॉल. और दूसरी बॉल खरीदना भी कोई समस्या नहीं है, प्रॉब्लम वो नहीं है. देन वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट. लेकिन फिर वो लड़का इतना दुखी क्यों है? वाई द बॉय इज सो अपसेट आफ्टर लूजिंग हिज बॉल. रीड द पोएम टू सी वॉट द पोएट थिंग्स हैज़ बीन लॉस्ट. तो पोएम को पढ़ते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं कि बॉय जो है, छोटा सा बच्चा who was playing with his ball and has just lost his ball, went down in the river. What happened to the boy and what kind of lesson he is going to learning. देखते हैं हम लोग. एक एक वर्ड हम लोग पढ़ेंगे पोएम का, क्योंकि पोएम बच्चों आपको पोएम बहुत छोटी ही मिलती है, 10 लाइन, 12 लाइन, 18 लाइन, लेकिन जितना डीप मैसेज कन्वे करती है पोएम, मुझे लगता है कि स्टोरी उतना अच्छा मैसेज उतने कम समय में हमें नहीं दे पाती है. सो आई एम गोइंग टू रीड द पोएम. You will all listen it very carefully. What is the boy now? First line. Here is the first line. What is the boy now who has lost his ball? Here, poet is talking about a boy who has just lost his ball. यहाँ पर पोएट एक बच्चे की बात कर रहा है, एक लड़के की बात कर रहा है जिसने अभी अभी अपनी बॉल को खो दिया है. What is the boy now who has lost his ball? Here it means that poet is talking about a little boy who has lost his बॉल. यहाँ पोएट उस बच्चे की बात कर रहा है, छोटे बच्चे की बात कर रहा है जिसने अभी अभी अपनी बॉल को खो दी है. नाउ सेकेंड लाइन. what is he to do? I saw it go. Further, the poet asks himself that what this boy will do after losing his ball. यहाँ जो ये लाइन लिखी हुई है, what is he to do,
यहाँ पर पोएट खुद से जानना चाहता है कि नाउ व्हाट द बॉय विल डू नेक्स्ट, अब वो लड़का क्या करेगा। हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, हु हैज़ जस्ट लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अभी अभी अपनी बॉल को खो दिया है। आई सा इट गो, हेयर आई मीन्स पोएट ही है बच्चों, यहाँ पे आई यहाँ पोएट ही है। आई सा इट एंड इट इज रिफर्ड हेयर टू द बॉल and it is referred to the ball. Here the poet wants to say that he, I means the poet, he saw, it means the ball go merrily bouncing down the street, and then merrily over, there it is in the water. यहाँ पर पोएट बताना चाहता है कि जब बच्चे ने अपनी बॉल खोई तो ये पोएट ही था। आई मीन्स पोएट, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। आई मीन्स पोएट, ये पोएट ही था जो बॉल को जाते हुए देख रहा था। द पोएट हैज सीन द बॉल, हैज सीन द बॉल, आई मीन्स पोएट, एंड इट मीन्स द बॉल। The poet has seen the ball going away from the boy. Understood? I think it's a very simple meaning. I saw it go. I saw it go means the poet has seen the boy going away from the boy. I saw it means the poet has seen the ball going away from the boy. पोएट ने उस बॉल को बच्चे से दूर जाते हुए देखा। बॉल कैसे जा रही थी, नेक्स्ट लाइन में देखिए, merrily bouncing. Merrily means cheerfully and happily, and bouncing का मतलब होता है leaping and jumping, उछलते कूदते हुए कहाँ जा रही थी? डाउन द स्ट्रीट, गलियों से होकर गुजरते हुए बॉल उछलते हुए कूदते हुए खुशी से गलियों में आगे बढ़ रही थी। फिर क्या हुआ? देन, तब, मैरिली ओवर मीन्स जो बॉल अब जा रही है उसका जाना पूरा हो चुका है। मैरिली ओवर, और ये खुशी से चली गई। कहाँ चली गई? देयर इट इज इन द वाटर, ये पानी में चली गई। द वाटर इज नियर बाय द बॉय वेयर ही वॉज प्लेइंग विद हिज बॉल। अंडरस्टूड? अब आइए पूरा मीनिंग हम लोग ध्यान से देखते हैं। आई सा इट go merrily bouncing down the street, and then merrily over, there it is in the water. यहाँ पोएट कहना चाहता है कि he has seen the ball going away from the boy, and he says that the ball was cheerfully jumping up and down in the street. This means that when the ball escaped from the boy's hand, it went into the street. पहले गली में जाती है, it went into the street, and later on it fell into the nearby river.
ये जो लाइन लिखी हुई है वाटर का मतलब, यहाँ वाटर, द वाटर मीन्स, यहाँ पोएट ने बताया भी है आगे कि हार्बर के पास वो खेल रहा था। हार्बर, यहाँ हार्बर से मतलब उसका रिवर से ही है जहाँ पानी है, और वो बच्चा जब खेल रहा था तो खेलते खेलते उसके हाथ से बॉल छूटती है और वो नीचे रास्तों से होते हुए गलियों से सीधा हार्बर में, डॉकयार्ड में, पोर्ट में और रिवर में, यू कैन से एनीथिंग, वो चली जाती है। अब हम इसका पूरा मतलब देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक। एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ शुरू से। What is the boy now who has lost his ball? एक बच्चा खेल रहा है नदी के पास, पोएट उसको देख रहा है और पोएट ये कहता है कि What is the boy now who has lost his ball? कि अब जिस बच्चे ने अपनी बॉल खो दी है, अब वो क्या करेगा? What is he to do? वो क्या करेगा जब उसकी बॉल ही खो गई? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. Now here poet is talking about himself, that it is he who has seen the ball going away from the boy, and the ball is cheerfully, happily jumping up and down in the street, and after that the ball fell into the river. और पोएट उसको देख रहा है, बॉल को जाते हुए देख रहा है, वो कैसे कूदते हुए बॉल जा रही है और एक पानी में गिर जाती है। तो ये 4 लाइन आपको समझ में आई होंगी बच्चों। पर इन 4 लाइन में आप एक चीज़ और देखेंगे जो आपके लिए नई है, वेरी न्यू फॉर यू। इफ वी सी द फर्स्ट सेंटेंस एंड ऑल्सो द सेकेंड वन, जब हम पहला और दूसरा सेंटेंस देखते हैं, हेयर द सेंटेंस इज स्टार्टिंग विद द व्हाट. द फर्स्ट सेंटेंस इज स्टार्टिंग विद द व्हाट and the second sentence is also starting with the what. यहाँ पर पहला सेंटेंस भी what से शुरू हो रहा है और दूसरा सेंटेंस भी what से शुरू हो रहा है. It means that here poet used a literary device. यहाँ पर poet ने एक literary device यूज किया है और जिसका नाम है एनाफोरा. एनाफोरा. एनाफोरा का मतलब होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा सेंटेंस एक ही वर्ड से शुरू हों. यहाँ पर पहला सेंटेंस भी व्हाट से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा सेंटेंस भी व्हाट से स्टार्ट हो रहा है. अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ कौन सी लिटरेरी डिवाइस है तो आपको बताना है हेयर एनाफोरा इज़ यूज्ड बाय द पोएट टू कन्वे हिज मैसेज. लिटरेरी डिवाइस क्या होता है बच्चों? लिटरेरी डिवाइस जब कोई भी पोएट अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करता है वो लिटरेरी डिवाइस होता है. और यहाँ एनाफोरा है. एनाफोरा आपको मैं बता दूँ फॉर योर नॉलेज, चार्ल्स लैम्ब ने भी यूज किया था. उनका एक बहुत अच्छा नॉवेल था, उसमें भी उस नॉवेल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है. उसमें चार्ल्स डिकन्स की जो लाइंस थी वो इट से स्टार्ट होती है. इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम. इस तरीके से इट से ही वहाँ स्टार्टिंग होती है. यहाँ आप देख रहे हैं व्हाट से स्टार्टिंग हो रही है. एंड आफ्टर बोथ दीज सेंटेंसेज इफ वी विल नोटिस द third and fourth sentence also here. Third and fourth, both sentences are starting with merrily. यहाँ भी एनाफोरा है, यहाँ merrily से स्टार्ट कर रहा है पोएट. नाउ
अब इसके आगे देखते हैं नो से. नो यूज टू से. नो यूज टू से ओ देर आर अदर बॉल्स. यहाँ पोएट कहता है कि जब पोएट बच्चे को देखता है कि वो अपसेट है, उदास है और रिवर के पास खड़ा हुआ है, तो एक बार तो उसके मन में आता है कि वो बच्चे को कुछ बताए, सांत्वना दे कि कोई बात नहीं, बॉल खो गई. लेकिन फिर वो अपने खुद से ही कहता है कि नो यूज टू से. नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स. देयर आर अदर बॉल्स का यहाँ मतलब है, आपके बुक में दिया हुआ है नीचे, द वर्ड सजेस्ट दैट द लॉस इज नॉट इम्पॉर्टेंट इनफ टू वरी अबाउट. पोएट यहाँ बताना चाहता है बच्चे को कि आप यू नीड नॉट टू वरी अबाउट योर बॉल. आपको अपने बॉल की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है. नो बट लेकिन पोएट सोचता है कि ये कहना बेकार ही होगा. ये कहना बेकार ही होगा बच्चे से कि इस छोटी बॉल की चिंता मत करो. द पोएट सेज दैट देयर इज नो बेनिफिट ऑफ कंसोलिंग द बॉय बाय सेइंग दैट ही विल गेट अनदर बॉल बिकॉज he has other balls too. He can buy the ball from the market. इस तरीके की बात पोएट करता है. वो जब बच्चे को देखता है तो कहता है कि अब उससे कहना बेकार ही है कि तुम नई बॉल ले सकते हो, और भी बॉल हैं मार्केट में. नाउ द नेक्स्ट लाइन, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय. An ultimate shaking grief fixes the boy. Grief means होता है बच्चों sorrow, sadness, दुख. और जब बच्चे की बॉल खो गई है तो जब पोएट उसको ऑब्जर्व करता है बच्चे को, तो पोएट देखता है an ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid. कि उसे बॉल खोने के दुख ने एक जगह पर फिक्स कर दिया है. फिक्स का मतलब वो सोच में पड़ गया है. वो सोच रहा है अपनी बॉल के बारे में कि कैसे मैं इसे दोबारा से पा जाऊं. Here the poets wants to say that the boy is very sad. The boy is very sad after losing his ball. The boy is feeling very sad. As he stands rigid, trembling, staring down. Staring का मतलब होता है घूरना, किसी को एकटक घूरना. As he stands rigid, और इस दुख ने उसको रिजिड कर दिया है. वो रिजिड स्टिफ वे में खड़ा हुआ है. ट्रेम्बलिंग, here trembling means trembling with fear. डर से कांप रहा है वो. ट्रेम्बलिंग मतलब कांपना. डर से कांप रहा है. स्टेयरिंग डाउन, नीचे देख रहा है वो. स्टेयरिंग डाउन वेयर, कहाँ देख रहा है वो. वेयर his ball fallen down nearby him in the river. वो पानी में देख रहा है, डर से कांप रहा है, और बॉल खोने के दुख ने बॉल खोने के गम ने उसे दुखी कर दिया. नेक्स्ट, all his young days into the harbor. All his young days into the harbor where his ball went. Staring down all his young days into the harbor. Now
The boy is sad because all his memories of childhood days, here young days means his memories of childhood days, went down the harbor. उसके बचपन के सारे जो अच्छे दिन थे, सारी अच्छी जो मेमोरीज थे, वो बॉल के साथ हार्बर में चली गई थी. इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट. उसने बॉल ही नहीं खोई बच्चों, बॉल के साथ साथ उसने उस बॉल के साथ बिताए हुए अच्छे पल, इमोशन, फीलिंग, उसकी यादें जो जुड़ी हुई थी, वो सारी बॉल के साथ खो गई. आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम. इंट्रूड का मतलब होता है इंटरवीन. इंटरव्यून. इंटरवीन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना. एंड आपकी बुक में लिखा हुआ है इंट्रूड ऑन हेयर टू एंटर अ सिचुएशन वेयर वन इज नॉट वेलकम. I would not intrude on him. Here I means poet again. I यहाँ पर पोएट ही है, क्योंकि पोएट ही अपनी बात को और इस घटना को बता रहा है. यहाँ I would not intrude on him, इसका मतलब ये है कि पोएट कहना चाह रहा है कि पोएट बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था. वो इस घटना में इंटरवीन नहीं करना चाहता था. द पोएट सेज दैट ही कैन नॉट इंटरवीन द बॉय. A dime, another ball is worthless. पोएट इंटरवीन क्यों नहीं करना चाहता था, ये भी मैं आपको बता दूं. पोएट चाहता था कि वो बच्चे को थोड़ी सांत्वना दे. वो बच्चे से कहे कि एक छोटी सी बॉल के लिए आप परेशान मत होइए, मैं आपको थोड़े पैसे दे दूंगा, आप जाके नई बॉल खरीद लो और इस पुरानी बॉल के लिए इतना परेशान मत रहो. अ डाइम, अनदर बॉल. अ डाइम इज 10 सेंट. यूएस में चलता है. डाइम का मतलब 10 सेंट होते हैं. जैसे हमारे यहाँ रुपीज़, पैसे तो बंद ही हो गए, वैसे डाइम अमेरिका में चलता है. इट इज़ 10 सेंट. इज़ वर्थलेस. The poet says that he can tell the boy to take some money from him to buy another new ball. और वो ऐसा इसलिए कहता है. He says so because the new ball but is worthless. The poet wants to tell the boy that he may take some money and he can buy another ball from the market. Is worthless. Is worthless. Worthless का मतलब होता है बच्चों useless. Useless का मतलब यहाँ पोएट उसे सांत्वना तो देना चाहता है कि आप पैसे ले लो, नई बॉल ले आओ, लेकिन these all things are worthless. ये सब बेकार है. क्यों बेकार है? इसलिए बेकार है क्योंकि जो पैसे हैं, जिस पैसे से वो अपनी बॉल खरीदेगा, नई बॉल खरीदेगा, वो पैसे उसके लिए नई बॉल तो ला सकते हैं, लेकिन पुरानी बॉल से जो बच्चे की यादें जुड़ी हुई हैं, जो उसकी फीलिंग्स और उसके इमोशंस जुड़े हुए हैं, वो नहीं खरीदा जा सकता. ही says so because the new ball will not bring the sense of emotions, sense of feelings,
sense of those good memories which the boy spent with the old ball. जो बच्चे ने पुरानी बॉल के साथ अपनी यादें, अपनी भावनाओं को जोड़ के रखा है, पैसे से वो नहीं खरीदा जा सकता. All these things cannot buy with the money. We know that students, money is useful, but it is not everything in life. Now, अब पोएट क्या कहता है? Now, he senses first responsibility. He senses first responsibility. What is the first responsibility? What is the first responsibility talking about the poet here? The responsibility of accepting the harsh truth of life. यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी. यहाँ पर पोएट कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं उसको पैसे नहीं दूंगा, मैं उसको सांत्वना भी नहीं दूंगा, क्योंकि पोएट चाहता है कि बच्चा जीवन का सबसे कठिन लेसन सीखे, और वो लेसन है कि हमें एक दिन अपने जीवन में अपनी प्यारी चीज़ को, अपने प्यारे लोगों को खोना ही पड़ता है. और अगर आज ये बच्चा नहीं सीखा तो ये कभी भी सीख नहीं पाएगा. नेचर इसको दोबारा मौका फिर कब देगी पता नहीं. यही बात कर रहा है पोएट यहाँ पे. नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ल्ड ऑफ possession. In a world of possession means materialistic. Possession means ownership, और materialistic means भौतिकवादी. ये जो जीवन है, भौतिकवादी जीवन में हर आदमी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की सोच रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा अमीर बनने की सोच रहा है. तो यहाँ पोजेशन का मतलब है ओनरशिप, मालिकाना हक, अधिकार की बात कर रहा है पोएट यहाँ पे. और किस संसार में? वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मीन्स इन द वर्ल्ड ऑफ मटेरियलिस्टिक्स. The poet says that now, here now is referred for the time. Now the poet is saying that the right time has come. The right time has come for the boy. कि अब समय आ गया है. यहाँ नाव का मतलब अब, नाव का मतलब अब तो होता ही है, लेकिन अब से यहाँ पोएट का मतलब है समय से, कि अब वो सही समय आ गया है. नाउ द टाइम हैज़ कम फॉर द बॉय टू लर्न हिज फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस. कि इस भौतिकतावादी जीवन में अब वो सही समय आ गया है जब ये बच्चा अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को सीखे. व्हाट रेस्पॉन्सिबिलिटी? रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ taking care of his things, of his belongings, of his emotions, of his feelings, of his good or old memories. Responsibility का मतलब यहाँ पर है कि वो चीज़ों का ध्यान रखना सीखे. अब ये समय आ गया है, ये छोटी घटना ही इसको सिखाएगी. People will take balls and balls will be lost always. People will take balls will be lost always. यहाँ पोएट बताता है कि जो पीपल है वो ऐसी सारी बॉल को ले लेगा. बॉल से मतलब यहाँ ये जो बॉल है, इससे पोएट बताना चाहता है कि यहाँ बॉल का मतलब है बिलोंगिंग्स, ऑल बिलोंगिंग्स. बच्चे के पास जो कुछ भी है, ये दुनिया इतनी ख़राब है कि पीपल विल टेक बॉल्स, कि
लोग उसकी बॉल ही नहीं, उसके जितने भी बिलोंगिंग्स है, उसके पास जो कुछ भी कीमती है, जिसके साथ उसकी यादें जुड़ी हुई हैं, सब कुछ ले लेंगे. बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज. और पोएट यहाँ बताना चाहता है कि ये बॉल तो जीवन में हमेशा ही हम लोग खो देंगे. बॉल ही नहीं, हमारे पास जो कुछ है हम वो खो देंगे. People will take balls and balls will be lost always, little boy. The poet personifies the ball as his belongings. पोएट बताना चाहता है कि बॉल ही नहीं, बॉल तो आप खोओगे ही. यहाँ बॉल से मतलब जो बच्चे के पास और कुछ भी कीमती सामान है, जिसके साथ उसकी यादें जुड़ी हैं, कि ये लोग, ये नेचर, ये दुनिया, सब कुछ उससे छीन लेगी. एंड नो वन बाई अ बॉल एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक. ये दुनिया सब कुछ तो उससे ले लेगी, लेकिन उसे कुछ भी वापस नहीं करेगी. यहाँ बॉल बैक से मतलब सिर्फ बॉल का वापस करना नहीं है. यहाँ जो कुछ भी बच्चे से छीना जाता है उसकी बात हो रही है कि लोग तुमसे सब छीन लेंगे, लेकिन तुम्हें कुछ भी वापस नहीं करेंगे. Here the poet says that the boy has to learn that in this possession world many of his belongings will be lost. So he says that he has to learn to live without them. इस लाइन में पोएट का कहने का मतलब है कि लोग आपसे आपकी कीमती चीज़ें छीन लेंगे और इसे वापस भी नहीं करेंगे. कोई आपके लिए खरीदेगा भी नहीं. इसका मतलब है कि हमें इन चीज़ों के बिना संसार में रहने के लिए तैयार रहना होगा. We must ready to live in this materialistic world without our belongings. Next, money is external. Here money is external means होता है बाहरी. And here money is external means that money cannot buy you everything. मनी इज़ एक्सटर्नल का मीन्स मैंने आपको समरी में जो भेजा था उसमें भी बताया था कि मनी इज़ यूजफुल बट इट इज़ नॉट एवरीथिंग इन लाइफ. एंड हेयर पोएट wants to say it by this line that money is important. The poet says that money can bring you some new things, new ball, but it cannot bring you the memories, the feelings, the emotions which you have spent with the balls and with all things which you have. यहाँ पोएट बताता है कि पैसा बहुत कुछ है, लेकिन पैसा आपके लिए हर चीज़ तो खरीद लेगा, लेकिन आपकी पुरानी यादें, आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाएं वो नहीं खरीद पाएगा. ही इज़ लर्निंग. और पोएट यहाँ कहता है ही इज़ लर्निंग. वो बच्चा सीख भी रहा है. वो बच्चा सीख भी रहा है. क्या सीख रहा है? वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज. वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज. वो अपनी डेस्परेट आईज, उसकी आंखें जो एक टक उस बॉल को देख रही हैं और बॉल उसको नहीं मिल पा रहा है. उसके पास अब ये फीलिंग है कि मैं इस बॉल को खो रहा हूँ और मुझे इसी के साथ अब जीना भी पड़ेगा. मेरी ये जो पुरानी बॉल है इसके बिना ही मुझे अपनी ज़िंदगी को जीना है.
और यही पोएट कह रहा है इस लाइन में कि ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। वो अपनी उदास आंखों से बॉल को जाते हुए देख रहा है। एंड ही इज़ लर्निंग द फर्स्ट लेसन ऑफ द नेचर दैट everybody has to lose his loved ones and loved things once in the life। कि वो बच्चा सीख रहा है कि कैसे हमें अपनी चीज़ों को खोकर भी इस दुनिया में जीना है और आगे के लिए तैयार भी रहना है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टेमोलॉजी आपके बुक में इसका मतलब दिया हुआ है एपिस्टेमोलॉजी का। इट इज़ अ ग्रीक वर्ड, ये एक ग्रीक वर्ड है। ये एक ग्रीक वर्ड है विच मीन्स टू स्टडी ऑफ द नेचर, जिसका मतलब है नेचर का स्टडी करना। ये जो लॉजी लास्ट में लगा हुआ है बच्चों, इस रूट वर्ड का मतलब ही होता है टू स्टडी, अध्ययन करना। और जिसके भी पीछे लॉजी लगा होता है उसका मतलब ही होता है अध्ययन करना, जैसे सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, बायोलॉजी, लॉजी आप देख रहे हैं सब में लगा हुआ है। तो यहाँ पर पोएट बताना चाहता है द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up. He is learning. He means the boy who has just lost his ball, and he is learning what he is learning. He is learning the epistemology of laws. He is learning the rule of the nature. He is learning the knowledge of the nature. यहाँ पर वो नेचर के रूल को सीख रहा है कि हमें चीज़ों को खोकर भी आगे बढ़ना है। हाउ टू स्टैंड अप, ही इज लर्निंग हाउ टू स्टैंड अप अगेंस्ट द लॉस्ट थिंग्स। वो ये भी सीख रहा है कि हमें खोई हुई चीज़ों का कैसे सामना करना है। स्टैंड अप का मतलब होता है सामना करना, फेस करना, टू फेस द प्रॉब्लम। और यहाँ पोएट वही बताना चाह रहा है कि ही इज़ लर्निंग हाउ टू स्टैंड अप अगेंस्ट दीज थिंग्स, हाउ टू हैंडल दीज थिंग्स इन द लाइफ। हमें जीवन में इस तरीके के चीज़ों को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे हम सिचुएशन को अपने फेवर में कर सकते हैं। दिस मीन्स दैट द बॉय इज ट्राइंग टू लर्न द रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ। यहाँ पर बच्चा जो है जीवन के असली ट्रूथ को सीख रहा है। विच मीन्स दैट यू हैव टू एक्सेप्ट द मिजरीज ऑफ लाइफ एंड स्टैंड अप अगेन। कि हमें ऐसी घटनाओं से सामना करना है और फिर से अपने आप को मजबूत बनाना है और हमें फिर से अपने आप को आगे बढ़ाना है। knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up। यहाँ पर वो पोएट बताता है कि ऐसी चीज़ों के खिलाफ स्टैंड अप करना, खड़े रहना, आज तो बच्चा सीख रहा है लेकिन इसे हर आदमी को सीखना ही पड़ता है। द हार्श ट्रूथ ऑफ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट द ऑड मिजरीज ऑफ लाइफ दैट एवरीवन हैज़ टू बियर। यहाँ पोएट बता रहे हैं कि ये इस छोटे बच्चे के साथ ही नहीं हो रहा है, ये जीवन में हर आदमी के साथ होता है और सबको स्टैंड अप करना है, सबको इस चीज़ का मुकाबला करना है। इस तरीके से हमारी जो पोएम है वो
ख़त्म होती है बच्चों। अब आप सोचिए कि हेयर पोएट used very trivial things. Here poet used very trivial thing to convey his message through this poem. कि एक छोटी सी बॉल से जिसके साथ बच्चा खेल रहा था, बॉल खो जाती है, और कैसे पोएट इतना बड़ा मैसेज दे देता है इस पोएम से कि ये तो सबके साथ होना है, हमें उसके लिए रोना नहीं है, हमें उसके लिए रोना नहीं है, डेस्परेट नहीं होना है, उदास नहीं होना है, ग्रीफ में नहीं जाना है, हमें ऐसी सिचुएशन से मुकाबला करना है, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो सबके साथ होती हैं, सबको आगे बढ़ना है. The poet wants to say that now that this ultimate lesson of life is very important